भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक शब्द से पता चलता है कि ये अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान ने इन्हें अलग से सूचीबद्ध किया है, यानी कि अलग से मौलिक अधिकार को स्पेशल भाग दिया गया, भाग 3। और इसके लिए विशेष सिक्योरिटी का प्रावधान है। सरकार खुद इसको उल्लंघन नहीं कर सकता और संविधान इसका सेफ्टी खुद करता है अनुच्छेद 32 के आधार पर। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसका कंप्लेन किया जा सकता है उल्लंघन होने पर। अन्य अधिकार क्या होते हैं? कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं। अन्य अधिकार जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी हो गया आपका, अगर किसी तरह का प्रॉपर्टी आपका कोई छीनता है तो आप उसके लिए कोर्ट केस, पुलिस केस वगैरह कर सकते हैं, कानूनी रूप से लड़ सकते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार अगर आपका छीना जाता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अन्य अधिकारों में अगर परिवर्तन करना हो तो साधारण बहुमत से परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में अगर परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 368 का इस्तेमाल करके उसमें जो प्रोसीजर्स है उसको फॉलो करके ही किया जा सकता है, साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए, सुधार करने के लिए विशेष बहुमत यानी लगभग 2/3 यानी 66% बहुमत का ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों को देखिए, जितना मौलिक अधिकार आपको सुरक्षा, स्वतंत्रता, सारा कुछ प्रदान करता है, उतना ही ज़रूरत पड़ने पर इसे सीमित भी किया जा सकता है। कब ज़रूरत पड़ेगा? जब देश की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी हो। मान लीजिए कोई देश, बाहरी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो उस समय आपका मौलिक अधिकार ज़्यादा जरूरी रहेगा या देश की सुरक्षा? आप देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को मिलेगा। इसीलिए जब भी देश में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि जहाँ देश का सुरक्षा ही मेन प्रायोरिटी रह जाए, तो उस समय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, देश में इमरजेंसी का अनाउंसमेंट हो जाता है और उस समय आपका मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। थोड़ी देर के लिए मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है और देश की सुरक्षा पहली प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आपातकाल के ख़त्म होते हुए मौलिक अधिकार स्वयं बहाल हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो फिर से अप्लाई हो जाएगा। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मान लीजिए कि आपको कोई प्रोजेक्ट का काम मिला, आपको किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सारा कुछ तो अपना मन से नहीं लिखते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा कोई कभी प्रोजेक्ट बनाया होगा, उसका प्रोजेक्ट में आपको कुछ बढ़िया लगा तो अपने प्रोजेक्ट में आप उस चीज़ को शामिल कर दिए। वैसा ही भारत का संविधान बनाने टाइम हुआ है। अन्य दूसरे देशों के संविधान में जो जो बढ़िया चीज़ था उस चीज़ को अब भारत ने अपने संविधान में शामिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में, क्योंकि ब्रिटेन में क्या होता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में अधिकारों का जो सूची होता है, लिस्ट होता है, उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से लिया गया है और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार बताए थे 6 तरह के होते हैं: समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 सारा दिया गया है। वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। क्या शुरू से ही 6 थे? जी नहीं। शुरू में जब संविधान लागू हुआ था हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया देश ज़रूरत पड़ने पर। कब ज़रूरत पड़ा? जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत में वैसा डेवलपमेंट नहीं था, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। भारत में रोड बनाना ज़रूरी था, भारत में रेलवे का निर्माण करना ज़रूरी था, फैक्ट्री लगाना ज़रूरी था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी था। तो क्या हो रहा था कि लोगों के पास बड़ी बड़ी संपत्तियाँ थी, बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, तो डेवलपमेंट का काम हो नहीं पा रहा था। मान लीजिए सरकार को रेल लाइन निकालना है तो किसी का ज़मीन आ गया, चूँकि संपत्ति क्या था, मौलिक अधिकार था, तो सरकार को रेल लाइन निकालना है, किसी का ज़मीन आ गया, तो सरकार अगर ज़मीन ले रही है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चल जा रहा, क्योंकि मौलिक अधिकार है। तो सरकार को लगा कि जब तक ये मौलिक अधिकार रहेगा, संपत्ति का अधिकार, इस पे हम डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को, समस्या को हमेशा जड़ से ख़त्म करने के लिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से ही हटा दिया गया। 44वां बार संविधान में संशोधन हुआ सन 1978 को, और संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर, यानी कि अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 31 को ख़त्म कर दिया गया और उसको डाल दिया गया 300 का काम है, और उसको बना दिया गया कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार। उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार, यानी कि अगर आपका संपत्ति अब कोई सरकार अगर हड़पती है, जब्त करती है किसी भी कारण से, तो आप कोर्ट केस, पुलिस केस कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। 1978 से पहले आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। ठीक है। संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 31 में था और संपत्ति का अधिकार 19 का F में था। अभी देखेंगे आर्टिकल नंबर 19 में, अनुच्छेद नंबर 19 में 19 का A B C D E F G, तो 19 का F में संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 31 में तो कहाँ है, अब वहाँ से हटा दिया गया, ख़त्म कर दिया, उसको डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का काम है, 300 का A में। ठीक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य का मतलब होता है पूरा भारत, केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, पुलिस हो, इंस्पेक्टर हो, हवलदार हो, आपका कलेक्टर हो, SSP हो, कोई भी हो जो देश के लिए काम कर रहा वो राज्य में आ जाता है, हम उसको राज्य बोलते हैं। राज्य का कंटेक्स्ट दो सेंस में यूज होता है। पहला तो बिहार, झारखंड, यूपी, MP ये सब राज्य है, और एक राज्य का जब बड़े लेवल पे इस्तेमाल होता है, राज्य का मतलब पूरा भारत, पूरा देश। भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य क्षेत्र है। बस अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, बात खत्म, उतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि संविधान बनने से पहले कोई भी कानून हो और संविधान लागू होने के बाद का कोई भी कानून अगर भविष्य में बनता है, अगर मूल अधिकार को हानि पहुंचाता है तो कानून अपने आप में बेकार है और अपने आप में रद्द हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में बस इतना बोला गया है। एक ये केस SC का मतलब सुप्रीम कोर्ट, केशवानंद भारती केस 1973, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर संविधान में, देखिए जब देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के साथ ही कई बार ये बहस छिड़ गया कि मूल अधिकार में संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कई बार अलग अलग तरह का केस आया जिसमें कई अलग अलग तरह के फैसले सुनाए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कि मूल अधिकार में संशोधन करना चाहिए, कुछ ने फैसला किया मूल अधिकार में संशोधन नहीं होना चाहिए। लेकिन फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट केस जो सुप्रीम कोर्ट का है ये है 1973 का अपना कौन सा केस, केशवानंद भारती केस 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मूल अधिकार में यानी कि मौलिक अधिकार यानी भाग 3 में संशोधन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जो भाग 3 का मौलिक अधिकार का जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं वो नहीं छीनना चाहिए। यानी मूल ढांचे को अगर तोड़ा जाएगा संशोधन के द्वारा तो उस संशोधन ही अपने आप में रद्द हो जाएगा, उस केस में मूल अधिकार संशोधन नहीं होगा। मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर, लोगों की बेसिक आज़ादी नहीं छीनी जानी चाहिए। बेसिक मूल ढांचे को अधिक एक्सप्लेन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, बस इतना कहा कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस इसलिए केस इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे। केशवानंद भारती केस कब का है, 1973 का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कानून खुद रद्द हो जाएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट है इस लाइन से। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार है जिसमें पहला आता है क्या, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। तो 14, 15, 16, 17, 18 समानता में 5 अधिकार है। अनुच्छेद 14 इसमें कहा गया विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता, विधि का मतलब होता है कानून, यानी कानून के सामने सब समान है, कानून से कोई भी बड़ा नहीं है। इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, इस बात को लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण को किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको लिया गया अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब समान है, कोई कानून से बड़ा नहीं है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये होता है कि समान परिस्थिति में समान और असमान परिस्थिति में असमान। यानी कि अगर एक लड़की है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक लड़की है, अगर किसी का मर्डर करती है अपना बदला लेने के लिए, अब क्या है बदला वो नहीं पता, बट हाँ खुन्नस में मार दी किसी को अपना बदला लेने के लिए, तो वो हो गया मर्डर। और एक लड़की किसी का मर्डर करती है, उस सिचुएशन में उसको अपना सेफ्टी के कारण मर्डर करती है, तो दोनों लड़कियों परिस्थितियों में अंतर है, तो दोनों का सज़ा में भी अंतर होगा। ये कहाँ कहा गया, अमेरिका के संविधान से इस बात को लिया गया है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, कानून के सामने सब समान है, इतना ही आएगा एग्जाम में। अनुच्छेद 15 धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाए किसी व्यक्ति के साथ, सिंपल। अनुच्छेद 15 भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। हाँ, देश में क्या है,
अमीर अमीर है, अमीर और भी अमीर हो जा रहे हैं, गरीब और भी गरीब हो जा रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार आरक्षण का प्रावधान करती है, SC ST OBC के लिए आरक्षण देती है। लेकिन सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार दिया जाएगा। सिंपल, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समानता, बात खत्म। कुछ आयोग है जैसे मंडल आयोग, 1979 में सवाल इतना पूछेगा, मंडल आयोग का स्थापना कब हुआ, मंडल कमीशन, मंडल आयोग 1979, किससे संबंध है, OBC से। केलकर आयोग 1953 पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, मंडल आयोग 1980 दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग ने कितने % के लिए OBC को आरक्षण दिया था, 27% का रिपोर्ट पेश किया था कि OBC को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, कोई भी किसी भी तरह का उपाधि, स्पेशल उपाधि अपने नाम के आगे नहीं जोड़ेगा। सेना और शिक्षा इन दोनों के अलावा कोई भी उपाधि लोग अपने नाम के आगे जोड़ेंगे नहीं, अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए। और कि भारत के किसी भी नागरिक को विदेश से अगर कोई भी उपाधि प्राप्त होती है तो वो स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति से उसे परमिशन ना मिले, नहीं तो वो अपने आप को स्पेशल समझेंगे, दूसरे को नीचा समझेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता खत्म हो गया। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में क्या, समान, कानून के सामने सब समान है। 15 में भेदभाव का अंत, 16 में सरकारी नौकरी में समानता, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है, 19, 20, 21, 22। अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में 6 टाइप का स्वतंत्रता है, 19 का A, 19 का B, 19 का C, D, E, F, G। 19 का A में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। 19 का B में क्या है, शांतिपूर्ण हथियार रहित, यानी शांति से बिना हथियार के आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19 का C में क्या है, ग्रुप बनाने की स्वतंत्रता, आप कुछ लोग मिलकर अपना ग्रुप बना सकते हैं। 19 का D में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता, आपका भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता। 19 का E में है, कहीं भी भारत में कहीं भी आप अपना घर बना सकते, बस सकते हो, उसकी आज़ादी। 19 का F में क्या है, संपत्ति का अधिकार, जिसको ख़त्म कर दिया गया। 19 का G में कोई भी आप बिजनेस, व्यापार, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं कहीं भी भारत में, उसकी आज़ादी। इसको याद करने का ट्रिक है, एक शब्द, इंग्लिश का एक शब्द जिसको हम लोग बोलेंगे सामरो। क्या बोलेंगे, सामरो, SAAMRO, सामरो। S में 19 का A के लिए S, 19 का B के लिए MM, BC के लिए MM, साम, SAA। 19 का ABCDE है ना, F को छोड़ दिए, F के अलावा ABCDE और G के लिए सामरो, SAAMRO। S फॉर स्पीच, 19 का A में बोलने की स्वतंत्रता, यानी S फॉर स्पीच। M से सामरो, SA। A फॉर असेंबली, असेंबली का मतलब एक जगह आप लोग इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। 19 का C, A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी ग्रुप बना सकते हैं। 19 का D, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकते हैं। M फॉर मूवमेंट, यानी सामरो, एस स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, M से मूवमेंट। फिर R फॉर रेजिडेंट। 19 का E, बस कहीं भी बस सकते हैं, रेजिडेंट। और 19 का G, कोई भी व्यवसाय, कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, यानी O फॉर ऑक्यूपेशन, यानी सामरो। ट्रिक क्या हो गया, सामरो। S फॉर स्पीच, A से असेंबली, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट एंड ऑक्यूपेशन, सामरो। सामरो से ABCDE, G आपको याद हो जाएगा, आप लिखिएगा इसका बगल में। 19 का ABCDE और G के नीचे SAAMRO लिख लीजिएगा कॉपी में अपना। नेक्स्ट 19 अब अनुच्छेद आता है 20। अनुच्छेद 20 में 3 बातें बोली गई, ABC या 1, 2, 3। इसमें क्या है, दो सिद्धि संरक्षण। अपराध सिद्ध होने के बाद, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है, अपराध सिद्ध हो गया उसका, तो अपराध सिद्ध हो गया इसका मतलब ये तो नहीं उस व्यक्ति को जान मार दिया जाएगा। हाँ, अपराध किया होगा तो उस हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी, जो भी उसके लिए सज़ा हो संविधान में, चाहे जो भी उसके लिए सज़ा, जो भी धारा उसके लिए लगेगा उस हिसाब से उसको सज़ा मिलेगा। छोटा गलती छोटा सज़ा, बड़ा गलती बड़ा सज़ा, ऐसा नहीं ना। कोई भी गलती करेगा तो हाँ सीधा उसका गला काट दो, हाथ काट दो, पैर काट दो। तो बस वही बात यहाँ लिखा गया है कि एक अपराधी के लिए एक सज़ा। और B में बोला गया वर्तमान कानून के हिसाब से, यानी आज जो कानून है, आज उस गलती के लिए जो कानून है उस हिसाब से सज़ा। मुगलों के समय जो कानून था उस गलती के लिए, वो हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगा। आज क्या कानून है, और स्वयं के खिलाफ उसको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अगर अपराध सिद्ध हो गया है या अपराधी है तो उसको उसको मारा पीटा नहीं जाएगा
कि जाओ और अदालत में अपने खिलाफ ही गवाही दे दो। मान लीजिए कोई व्यक्ति सच में निर्दोष है, अपराध नहीं किया है, बट पुलिस को उस पर शक है, तो उसको ज़बरदस्ती मारपीट कर बोलेगी कि जाओ अपने खिलाफ गवाही दे दो। इस चीज़ को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान दिया गया। तो इसको याद करने का तरीका देखेंगे। 20 का 1 2 3 तीन बातें हैं, तो एक में एक बार सज़ा। क्या लिखा है? एक अपराध एक सज़ा, यानी एक में एक बार सज़ा। और सज़ा कब? उस समय के कानून के हिसाब से। तो दूसरा भी ऐसे याद हो जाए, लिंक कर लीजिए। एक में एक सज़ा, और सज़ा कितना मिलेगा? उस समय जो कानून होगा उस हिसाब से मिलेगा। और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि आपका जीवन जीने की आज़ादी। कोई भी आपका प्राण नहीं ले सकता चलता फिरता आदमी। किसी को हक नहीं है कि किसी का वो प्राण ले। प्राण लेने का हक किसको है? कोर्ट का जज को है। वो भी सारा प्रोसीजर, कानूनी कार्रवाई को फॉलो करने के बाद ही जज भी प्राण ले सकता है। ऐसा नहीं कि जज का मन में आ गया हाँ ये अपराधी है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसा नहीं है। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब लोग को अपना पर्सनल लाइफ जीने का आज़ादी है। लड़का लड़की का कपड़ा पहन के घूम सकता है, और लड़की लड़का का कपड़ा पहन के घूम सकती है। जैसा मर्जी वैसा कोई भी कपड़ा पहन सकता है, एक एग्जाम्पल है। और इसके अलावा कई तरह की पर्सनल आज़ादी होती है, आप लोग समझते होंगे। कोई भी किसी का मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता, यह है पर्सनल आज़ादी। तो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने की आज़ादी और पर्सनल आज़ादी अनुच्छेद 21 देता है। 21 का इसमें शिक्षा का अधिकार है, यानी 21 का ए में क्या चीज़ का अधिकार है? एजुकेशन का अधिकार है। क्या यह शुरू से था संविधान में? जी नहीं, इसे मौलिक अधिकार बनाया, यानी शिक्षा का अधिकार को, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री शिक्षा मिलना चाहिए। यह मौलिक अधिकार पहले नहीं था, यह एक कानूनी अधिकार था। बट क्या हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में, सोचिए 2002 में अनुच्छेद 21 का को संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया कि अब से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा भारत में सरकार के द्वारा। उससे पहले नहीं था। और इस चीज़ का अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 2009 में। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ यहाँ याद रखना है। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ ये है कि 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, यानी शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और दूसरा चीज़ आपको याद रखना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? यानी 2009 में आया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मतलब होता है कि हाँ, इसके लिए एक्ट बना दिया गया, इसके लिए नियम कानून सारे कुछ बना के इसको पास कर दिया गया। जोड़ा कब गया? 2002 में। अधिनियम कब बना? 2009 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। अनुच्छेद 22 में क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, आप लोग सुने होंगे कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो उस चीज़ को पुलिस को कारण बताना होगा, 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होगा, और जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको अपना मनपसंद का वकील रखने का आज़ादी होना चाहिए। तो यह संविधान के अनुच्छेद 22 में है। यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको ये 3 आज़ादी मिलती है। क्या क्या आपको मिलता है आज़ादी? पहला तो अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करी तो पुलिस से आप कारण पूछ सकते हैं। दूसरा कि 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तीसरा क्या है? आपको अपना वकील रख सकते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो आप कारण पूछेंगे तो भी आप कारण नहीं बताएगी। जब देश का सेफ्टी, देश की सुरक्षा प्रायोरिटी हो तो पुलिस बिना आपको बताए आपको गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, हो गया 19, 20, 21, 22। अब आते हैं 23, 24। 23, 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में बोला गया कि मानव का दुर्व्यापार, यानी इंसान को खरीदना बेचना, बेगारी मजदूर कराना, ज़बरदस्ती किसी से काम कराना और उसको पैसा ना देना, और बलात्सर्म का मतलब है बंधुआ मजदूरी, यानी किसी के माँ पिताजी ने, किसी के माँ बाबूजी ने अगर किसी से पैसा लिया होगा कई समय पहले और उस लोन को नहीं चुकाया होगा तो उसके बच्चों को वो लोग अपने पास मजदूर बना कर रख लेते हैं। ज़िंदगी भर का काम करना होगा उनको अब उनके बच्चों को, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनसे पैसा लिया है, तो उसे कहते हैं बंधुआ मजदूरी। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव को खरीदना बेचना, बिना पैसे के काम कराना और किसी को बंधुआ मजदूर बनाना निषेध है। ऐसा करने पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत कार्रवाई कर सकता है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाना। तो खतरनाक कामों में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 24 कहता है। तो 23, 24 याद करने का तरीका क्या है? देखिए, किसी से अगर हम मजदूर से, किसी बच्चा से घर में काम करवा रहे और किसी बच्चा से हम कारखाना में काम करवा रहे, तो पहले हो घर में काम कराना आसान है, कारखाना में काम कराना मुश्किल है। जस्ट एग्जाम्पल दे रहे, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। डेफिनेशन समझा चुके हैं पहले, सिर्फ याद करने के लिए। 23 में है आसान काम
और 24 में चूंकि कारखाना का चर्चा इसलिए हो गया खतरनाक काम। तो आप ऐसे याद करते हैं, आसान काम और फिर बाद में आएगा खतरनाक काम। 23-24 यानी आसान काम पहले फिर खतरनाक काम बाद में। तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। बाकी अंडरस्टैंडिंग है कि 23 में क्या है, ये सब नहीं करवाया जा सकता। 24 में क्या है, कारखानों वाला काम नहीं कराया जा सकता। आसान काम हार्ड काम सिर्फ याद करने का तरीका है। अनुच्छेद 25, जो भी धर्म चाहे आप मानिए, आपको पूरी आज़ादी है। अनुच्छेद 26, अपना धार्मिक मामलों का प्रबंधन कीजिए। आप रोड का बीच में अपना पंडाल लगा दिए 4 दिन तक, जगराता करवाइए, आपको कोई नहीं रोके, अपना पूरा प्रचार प्रसार करिए। अनुच्छेद 27 कि आप रोड का बीच में पंडाल तो बना ही लिए, मान लीजिए कि अब वहाँ दान पेटी आप बड़ा सा रख दिए और लोग आकर उसमें करोड़ रुपया दान कर रहा, तो आपको करोड़ रुपया का हिसाब किसी को नहीं देना है। यानी कि अगर धर्म के नाम पर आप पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 28 में क्या है कि अगर सरकारी स्कूल में, किसी भी सरकारी स्कूल में किसी भी स्पेशल धर्म के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 28 यानी 25, 26, 27, 28 धर्म के बारे में है। तो 25 में क्या है, आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी आज़ादी है। 25, 26 में क्या है, आप अपना धर्म का प्रचार प्रसार करिए, जो करना है, जैसे करना है वैसे करिए। 25, 26, 27, 27 में क्या है, प्रचार प्रसार करेंगे। 26 में 25, 26, 27, 27 में क्या है, अगर मान लीजिए प्रचार प्रसार किए तो धन आपके पास आएगा, दान पेटी रखेंगे, लोग उसमें पैसा रखेंगे, तो उस पैसा पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये हो गया 27। और 28 में क्या है कि किसी भी सरकारी स्कूल में कोई भी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो सरकारी धन से चल रहा है सभी धर्मों के लिए, इसीलिए स्पेशल धर्म को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, यानी कि 29 में क्या है कि किसी भी माइनॉरिटी को स्कूल में एडमिशन से नहीं रोका जाएगा। 30 में है कि वो अपना खुद का स्कूल, संस्थान, कॉलेज वगैरह खोलना चाहे तो माइनॉरिटी खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार सबसे इम्पोर्टेंट है। 32 में क्या क्या है, संविधान का हृदय और संविधान का आत्मा, यानी पूरा संविधान का हृदय और संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। और ये बात किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में संविधान उपचारों का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाकर लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट दाखिल किए गए रिट की सुनवाई के लिए। हेलो मोटो। तो उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 33 में सुरक्षा बल, पुलिस, सेना और सूचना संगठनों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। देखिए अब तो 32 तक क्या हुआ, मौलिक अधिकार पूरा मिला, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी हो गई। अब क्या है, कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जाएगा, क्योंकि किसके लिए, सुरक्षा बल के लिए, ये पुलिस के लिए, सेना के लिए। भाई पुलिस, आप जितना आप घूम सकते हैं क्या, मार्केट में खुली आज़ादी से आप घूम सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। तो क्या सेना का एक जवान या पुलिस का एक जवान भी वही चीज़ कर सकता है? नहीं, उनके लिए उनकी ड्यूटी फर्स्ट है। दुर्गा पूजा में आप स्वयं आप कहीं भी घूमिए, आपके लिए कोई नहीं रोके, बट पुलिस बोले कि नहीं हम घूमने जाएंगे, तो फिर सुरक्षा क्या होगा, सुरक्षा जाए भाड़ में, पुलिस भी घूमने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि पुलिस को घूमने की थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। तो 33 में वही बोला गया है, कुछ रिस्ट्रिक्ट किया गया कुछ लोगों के लिए। 34 में क्या क्या है, किसी भी टेरिटरी में मार्शल लॉ, हाँ किसी भी अगर एरिया में सेना का कानून लागू है, मान ली कि कहने का मतलब फॉर एग्जांपल बागबेड़ा एरिया में बहुत दंगा फसाद हो गया, तो यहाँ पर क्या नॉर्मल पुलिस से अब काम चलेगा नहीं, अब यहाँ सेना उतारना पड़ेगा, इंडियन मिलिट्री उतरेगा। जब मिलिट्री उतर गया तो वहाँ सेना का कानून चलेगा, अब वहाँ सारा कानून फेल। तो जहाँ सेना का कानून है वहाँ पर मूल अधिकार निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, यानी कि पूरे एरिया में सेना बिछ जाएगी। पूरे एरिया में सेना है और आप बोलेंगे कि नहीं हम बाज़ार जा रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, तो जहाँ निकलेंगे सीधा गोली चलेगा। तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते मेरे को बाहर निकल के सब्जी खरीदने का आज़ादी है, घूमने का आज़ादी है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निर्धारित हेतु कानून बनाने का अंतिम संसद पावे। कुल मिलाकर अनुच्छेद 35 में सिंपल लिखा गया है कि संसद के पास शक्ति है मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए।
अनुच्छेद 19 का ट्रिक बताए थे, SAAMRO, 19 का ABCDE और G के लिए क्या है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, M से मूवमेंट, R से रेजिडेंट और O से ऑक्यूपेशन। रेजिडेंट मतलब रहना, ऑक्यूपेशन मतलब काम धंधा, M फॉर मूवमेंट यानी घूमना फिरना, A फॉर असेंबली और A फॉर एसोसिएशन। A से असेंबली मतलब इकट्ठा हो सकते हैं, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बना सकते हैं, और S फॉर स्पीच यानी बोल सकते हैं। ठीक है, इस बात को देखिए, केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार, यानी कि केवल भारत के जो नागरिक है, यानी कि भारत के जो भी भारत में रहने वाले हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त है 15, 16, 19, 29, 30। यानी मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक है। तो 12 से लेकर 35 तक 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। यानी कि अगर फॉरेनर कोई इंडिया में घूमने आता है और वो बोलेगा कि मुझे भी 15, 16, 19, 29, 30 का अधिकार चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा। यानी 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर जितने बाकी मौलिक अधिकार है वो किसी को भी मिल सकते हैं, इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो जो इंडिया में घूमने आए। बट 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ इंडियन के लिए। ठीक है, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या लिखा पढ़ते हैं फटाफट। संघ, संसद, राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों पर संविधान प्रावधान को कौन सा अनुच्छेद प्राथमिकता देता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में जस्ट सिंपल आपको इतना याद रखना है कि संविधान बनने से पहले कोई कानून और संविधान बनने के बाद का कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार को हानि पहुंचाता है, वो अपने आप में कानून रद्द हो जाएगा, बात खत्म। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार के हिस्से के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार रखा गया था। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। तो जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर तो आपको समझ आ जाएगा। ये सब इतना सिर्फ रीड कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन था, मोरारजी देसाई। यानी कि अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का F जिसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार था, उस चीज़ को जब समाप्त किया गया तो उस समय भारत का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, तो वो थे मोरारजी देसाई। यानी कि 1978 में इसको समाप्त किया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। और जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब हुआ उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई। ख़त्म। किन्हीं को अगर कोई डाउट होगा तो वो वीडियो कॉल पे पूछेंगे, जब हम जूम ऐप पर मीटिंग लेंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं। और किन्हीं को अगर कोई डाउट हो, ज़रूरी पूछना हो, तो ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर, चाहे ग्रुप में पूछ सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे आप पूछिए, चाहे जूम ऐप पर पूछिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को मौलिक अधिकार समझ आ गया होगा। 27 मिनट 28 मिनट हो चुका है। फटाफट 2 मिनट में एक बार रिकैप कर देते हैं। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक, शिक्षा, संस्कृति, उपचार। 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 32। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में कानून जो बिगाड़ेगा मौलिक अधिकार को खुद कानून रद्द हो जाएगा। 14 में समानता। 15 में भेदभाव का अंत, यानी कहने का मतलब समझिए, शब्द को पकड़िए, आपको भी ऐसे लर्न करना। भेदभाव यानी कि भेदभाव का अंत, ऐसा नहीं कि भेदभाव करना है। तो 14 में समानता, 15 में भेदभाव, 16 में सरकारी नौकरी, 17 में छुआछूत और 18 में उपाधि। तो आपको आंख बंद कर कैसे बोलना है, आंख बंद करना है, एकदम दिमाग को शांत रखना है, ऐसे बोलना है। 14 समानता, 15 भेदभाव, 16 सरकारी नौकरी, 17 छुआछूत, 18 उपाधि। ऐसे करके आपको आंख बंद करके उस चीज़ को एकदम फील करना है, तब जाके आपको अच्छा से याद होगा। देखिए ये क्या है ना, अजम्पशन पावर है। जितना जिस चीज़ को आप फील करेंगे उतना अच्छा से आपको याद होगा। आपको आंख बंद करना है, एकदम शांति दिमाग से बैठना है, शांति जगह में आपको मन में बोलना है। समानता, भेदभाव, सरकारी नौकरी, छुआछूत, उपाधि। समानता, भेदभाव, सरकारी नौकरी, छुआछूत, उपाधि। तो कहने का मतलब आंख बंद करके चीज़ों को फील करना है, तो देखिए आपको कितना जल्दी याद होता है इस तरह से। फिर 19 का बता दिए, सामरो ट्रिक है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, ऑक्यूपेशन। 20 का बताएं, 20 का एक में एक बार सजा कैसा कानून थे, उस समय का कानून से, और खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए। तो इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं।
तो दोष सिद्ध हो गया, उसके लिए सुरक्षा। अब दोष सिद्ध हुए, अब तरीका 20 में क्या है, दोष सिद्धि से सुरक्षा। 21 में क्या है, प्राण नहीं लेने की आज़ादी। तो कहने ऐसे 20 और 21 को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो गया तो उसका प्राण नहीं लेंगे, क्या करेंगे, कानूनी कार्रवाई को फॉलो करेंगे। तो 20-21 को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। दोष सिद्ध हो गया तो जीवन नहीं ले सकते, कानून को फॉलो करके ही जीवन लेंगे। क्या है, 20 में क्या है, दोष सिद्धि, 21 में क्या है, जीवन सुरक्षा। तो रिलेट करेंगे 20-21 को। फिर वैसे 23-24 भी लर्न करने का ट्रिक बता दिए। आसान काम, खतरनाक काम, आपको पता है 23-24 का मतलब, ये धार्मिक। चलिए ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं।